Good morning, students. Now, in continuation with the previous chapter and topic amino acids, we were discussing the identification or the structure of polypeptide, and that too on the amino end degradation method. That means कि अमीनो एंड का यदि हम डिग्रेडेशन कराते हैं तो किस प्रकार से हम पॉलीपेप्टाइड की चेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हमने पहले सेंगर्स मेथड पढ़ा। दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है डेंसाइल मेथड। ये डेंसाइल मेथड भी सेंगर मेथड के लगभग सिमिलर ही है, और इस प्रोसेस में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको डेंसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं 6m HCl से, और तापमान जो है वो 373 केल्विन पर रखा जाता है। तो यानी यदि हम डेंसाइल क्लोराइड से पॉलीपेप्टाइड चेन को रिएक्ट कराते हैं और फिर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं 373 केल्विन पर और 6m HCl की उपस्थिति में, तो हमें डेंसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो लास्टली हम क्या देखते हैं, जब रिएक्शन में तो हमें डेंसाइल क्लोराइड से रिएक्शन के बाद हमें डेंसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। तो जो डेंसाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उससे जब हम और मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स की भी प्राप्ति होती है। इन अमीनो एसिड्स को हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से जो है सेपरेट आउट करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने सेंगर्स मेथड में भी कहा था कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो इसमें मदद करती है कि हम अमीनो एसिड्स की RF वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा एंड है कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन, कार्बोक्सिल एंड, उसको भी हम मेथड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन मेथड। उसमें जो पहला मेथड है वो शेलैक एंड कुम्फ मेथड कहलाता है। इस प्रोसेस में जो अमीनो एसिड का जो ग्रुप है उसको क्या किया जाता है, अमीनो एंड को तो प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिल एंड का डिग्रेडेशन कराएंगे। तो अमीनो ग्रुप वाला जो एंड है उसको बेंजोइलेशन की तकनीक द्वारा, उस टेक्निक से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देन द कार्बन एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू थायोहाइडेंटोइन। तो जो कार्बन एंड है, क्योंकि अब हम कौन सा एंड ले रहे हैं, कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो कार्बन एंड है उसको थायोहाइडेंटोइन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पर हमें अमीनो एसिड की प्राप्ति कराएगा। अगेन जो पूरा प्रोसेस है, जब वो थायोडेंटाइन ऑफ अमीनो एसिड हैविंग द कार्बन एंड उसकी प्राप्ति होती है, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है। ऐसे ही जो सेकंड मेथड है वो हाइड्राजिनोलिसिस है, जिसमें कि प्रोटीन या पेप्टाइड इसको हीट करते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस हाइड्रोजीन के साथ, और तापमान रखा जाता है 373 डिग्री केल्विन। ड्यू टू दिस, except carboxyl end containing the amino acid, all other amino acids are converted into the hydrazide derivative। तो ये जो टेक्निक है हाइड्राजिनोलिसिस, इसमें जो पेप्टाइड्स हैं उनका किससे रिएक्शन कराया जाता है, एनहाइड्रस हाइड्रोजीन की उपस्थिति में इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, इनको हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 370 डिग्री केल्विन, और इसकी वजह से सिर्फ वो अमीनो एसिड एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट कार्बोनिल एंड कंटेनिंग अमीनो एसिड, बाकी सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजाइड डेरिवेटिव के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं और उनके हाइड्रोजोइक डेरिवेटिव्स जो हैं, अमीनो एसिड्स एंड देयर हाइड्रोजोइक डेरिवेटिव्स आर पास्ड थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हुए हाइड्रोजोइक डेरिवेटिव्स जो हमें प्राप्त होते हैं उनको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जेल्स यूज़ होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स या जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। हम यहाँ पर दो वर्ड्स
का डिफ्रेंसिएशन जाने, जो कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे एक स्पंज जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एड्जॉर्प्शन का मतलब है सरफेस पर ही वो आकर अटैच हो जाता है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोजोइक डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो जेल है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। वेयरएज फ्री अमीनो एसिड्स हैविंग लो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी सेपरेट्स एंड दीज कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स जिनकी की एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है, उसको हम अलग अलग सेपरेट आउट करके उनका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसी में एक और मेथड आता है, रिडक्टिव मेथड। इन दिस प्रोसेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड reduces the free carboxyl group of polypeptide into primary alcoholic group। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हुए जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पॉलीपेप्टाइड्स में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, प्राइमरी अल्कोहलिक कंपाउंड जो हमें प्राप्त होता है, वो हाइड्रोलिसिस पर अमीनो अल्कोहल्स देता है, किसके साथ, दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ। तो ये जो अमीनो अल्कोहल्स हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी और उनको फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर अमीनो एसिड्स का या पॉलीपेप्टाइड्स चेन का डिग्रेडेशन करते हैं, चाहे वो अमीनो एंड से करें, चाहे वो कार्बोक्सी एंड से करें, और डिग्रेडेशंस करने के बाद उनको किसी भी तरह से हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हुए, चाहे वो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो थिन क्रोमेटोग्राफी हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो या कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, सूटेबिलिटी के अनुसार हम उनका आइडेंटिफिकेशन जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं एक नेचर में एग्जिस्ट करने वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि कॉम्बिनेशन से बना है डिफरेंट अमीनो एसिड्स का। यानी जितने भी अमीनो एसिड्स हम पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस से जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है वो प्रोटीन्स हैं। यानी हमारे पास जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। हो सकता है ग्लाइसिन के बाद एलेनिन हो, एलेनिन के बाद वैलिन हो, दूसरे में वैलिन पहले आ जाए, ग्लाइसिन बाद में आ जाए, एंड सो ऑन। तो इस तरह के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस से अमीनो एसिड्स से पेप्टाइड चेन्स बनती हैं, और पेप्टाइड चेन्स इन टर्न प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स कैन बी कॉल्ड एज प्रोटीन्स ऑल्सो। जो प्रोटीन का नाम है वो ग्रीक लैंग्वेज प्रोटियोस से आता है, विच मीन्स प्राइमरी। दैट इज़ प्रोटीन इज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईच लिविंग सेल। यानी प्रोटीन जो है हर एक लिविंग सेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए कंपाउंड है, जिससे कि लिविंग सेल्स जो है उस पर निर्भर करते हैं। इन कंपैरिजन टू द वेजिटेबल्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज़ मोर इन एनिमल्स। जब हम प्रोटीन्स की उपस्थिति पाते हैं तो वेजिटेबल्स में कम प्रोटीन्स हैं, जबकि पल्सेस में बहुत होते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हाई प्रोटीन्स आर फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स में भी प्रोटीन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इन ह्यूमन बींग्स, हेयर, स्किन, नेल, हीमोग्लोबिन, मसल्स, एंटीबॉडी, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। यानी हमारे शरीर में कितने सारे हमने ये पार्ट्स का नाम लिया, जो कि सब किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स की उपयोगिता हमारे शरीर में कितनी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेप्ट ट्विन्स, टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ एनी टू पर्सन्स आर नॉन आइडेंटिकल। यहाँ पर विशेष बात ये देखने की है, सिर्फ और सिर्फ ट्विन्स के केस में जो प्रोटीन्स हैं किन्हीं दो पर्सन्स की सिमिलर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेप्ट ट्विन्स, यानी ट्विन्स के अलावा
टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ एनी टू पर्सन्स आर नॉन आइडेंटिकल, यानी जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं किन्हीं भी दो व्यक्तियों के एक से नहीं रहते। फिर इसमें हमारा जो नेक्स्ट वो आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन्स में क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग पॉलीमर्स। प्रोटीन्स क्या हैं? मैक्सिमम प्रोटीन्स जो हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स कैसे हैं? कलरलेस हैं, नॉन क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका डेफिनेट नहीं होता। क्लियर कट कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। प्रोटीन्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी यदि चेक करी जाए तो ये पानी में, एल्कोहल में या ईथर्स में इनसॉल्युबल हैं। सम प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड सम आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेसेस। अगर ये थोड़े बहुत सॉल्युबल हैं भी तो डाइल्यूट सोल्यूशन एसिड और बेस के उनमें ये सॉल्युबल हैं। प्रोटीन फॉर्म्स कोलॉइडल सोल्यूशन इन वाटर। प्रोटीन को यदि पानी में घोला जाए तो वो क्लियर कट सोल्यूशन नहीं बनाते बल्कि एक कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे अगर हम दूध को पानी में मिलाते हैं तो वो एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाता है। दीज कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स आर पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, यानी इनका पार्टिकल साइज़ इतना छोटा होता है कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स का कि वो फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएंगे, यानी वो छन्नी की तरह यदि हम रखे जाएं तो छन्नी के ऊपर नहीं आएंगे। पर यदि हम पार्चमेंट पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको पास करना चाहेंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल इतना बड़ा साइज़ का ज़रूर है कि जो पार्चमेंट पेपर है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। परंतु फिल्टर पेपर की जो पोर साइज़ है उसके थ्रू ये सेपरेट नहीं हो सकते और ये क्या है उसमें से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन प्रोटीन वन फ्री एसिडिक एंड वन बेसिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट। प्रोटीन्स में एक फ्री एसिडिक और एक फ्री बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। देयरफॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जब हमने ज्विटर आयन का पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्या कहा था, एक एंड पे प्लस साइन है और एक एंड पे माइनस साइन है। तो जो ज्विटर आयन्स हैं वो भी न्यूट्रल नेचर के होते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के चार्जेस हैं, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स आर डेफिनेट। ऑन दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन्स शो वेरी लो सॉल्युबिलिटी। इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर भी इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, देयरफॉर दे आर लेबोरेटरी इन नेचर। जब हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से बने हुए होने के कारण ये कैसे हैं, लेबोरेटरी नेचर के हैं। फिर ऑक्सीडेशन, प्रोटीन्स गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन बर्निंग और डिकम्पोजिशन और ऑन मेल्टिंग। इनका ऑक्सीडेशन कब हो जाता है, यदि हम इनको जलाएं या इनका डिकम्पोज करें या फिर हम इनको मेल्ट करें। और ऑक्सीडेशन पर अमीन्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है हमें प्राप्त होता है। जब प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से हमें एमीन्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर थिंग्स जो हैं वो प्राप्त होंगी। स्मेल विच स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ द डेड बॉडी और डिकम्पोजिशन ऑफ टाइनी बॉडी एनिमल्स इज़ द स्मेल ऑफ अमीन्स। एक्चुअली जो हमें एक गंदी स्मेल आती है डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन से या उसके जलने से या किसी भी एनिमल की बॉडी से, वो सब किसकी वजह से आती है, क्योंकि अमीन्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं ऑक्सीडेशन पे या डिकम्पोजिशन पे या बर्निंग पे। ये अमीन्स जो हैं ये जो हैं वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। At low pH, at pH less than isoelectric point, protein behaves like a cation, and at pH higher than isoelectric point, it behaves like a anion. वैसे एक नॉर्मल pH पर जो है प्रोटीन्स जो हैं एम्फोटेरिक नेचर के हैं, पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से लेस pH पर वो कैसे बिहेव करेंगे, कैटायन, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हायर pH पर वो कैसे बिहेव करेंगे, एनायन के रूप में बिहेव करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स से मतलब ये है कि प्रोटीन्स का ख़राब हो जाना, उनका नेचर जो है उसका डिस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन।
In the cells or in tissues of any living being, conformation of protein found in specific chemical and physical states are called as simple or native state of protein. In these states, protein is active in biological form. Chemical bonds responsible for the protection of secondary, tertiary and quaternary structure of proteins are comparatively weak and easily break by different changes in the environment, as a result of which biological activity decreases and this is called denaturation. यानी जब हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं या हम उसकी डेनेचरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जो केमिकल बॉन्ड्स इनके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करते हैं प्रोटीन्स के, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि आपस में डिफरेंट केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो कैसी रहेंगी, वो जुड़ी रहेंगी किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू. तो जो इसमें सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी बॉन्ड्स की वजह से जो हमें स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं और वो क्या हो सकते हैं, आसानी से किसी भी एनवायरमेंटल चेंज से, मे बी प्रेशर, मे बी टेम्परेचर, मे बी एनी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन जो है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है. और ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है. अब डीनेचरेशन होता किस तरह से या क्या इसके रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो सकता है. Biological activity of most of the proteins destroys when it comes in contact with strong mineral acid या base. यदि प्रोटीन का किससे कांटेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यदि उस कांटेक्ट में आता है या उससे रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो सकता है. एक्सेप्ट दिस अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डीनेचरेशन आर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस के अलावा और क्या हो सकता है, पीएच का कोई परिवर्तन हो, टेम्परेचर का कोई परिवर्तन हो, हैवी मेटल्स का कोई कांटेक्ट हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में की उपस्थिति हो. जैसे अब हीटिंग का एग्जांपल लें, जब एग बॉईल होता है तो एग क्या है, प्रोटीन्स, एग में प्रोटीन है. येलो पार्ट ऑफ एग ऑन हीटिंग कोएगुलेट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू वाइट डीनेचर्ड प्रोटीन्स. जब हम एग को हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो योक है वो और जो उसका बाहरी वो है वो सब क्या हो जाता है, जम जाता है. जमने की वजह जो है वो प्रोटीन का कोएगुलेशन है या डीनेचरेशन है. प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कोएगुलेट ऑन हीटिंग एंड ड्यू टू दिस रीज़न only in hospitals instruments used in operations or for injections are first boiled in water, as a result of which all bacteria sticking to these जो है वो precipitate out हो सकते हैं. तो बैक्टीरिया भी क्योंकि प्रोटीन से बने हुए हैं और उनको मारने के लिए या उनके स्ट्रक्चर को कोएगुलेट करने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स हों, इंजेक्शंस हों, उनको पानी में बहुत अच्छी तरह तक एटलीस्ट 20 मिनट तक इसीलिए बॉईल किया जाता है जिससे कि उनके प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाएं, बैक्टीरिया मर जाए और डीनेचर्ड प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हो जाएगा और फिर वो एक्टिव नहीं हो सकता. ऐसे ही फ्रॉम रेडिएशंस, प्रोटीन जो है रेडिएशंस, एक्चुअली क्या है, रेडिएशंस भी हीट प्रोड्यूस करती हैं और ये हीट प्रोडक्शन जो है वो अगेन प्रोटीन को क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन. फिर आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कोएगुलेट बाय अल्कोहल या एसीटोन. इसीलिए जब हम किसी भी चोट को, जब हम ड्रेसिंग करते हैं या चोट को साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पिरिट का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया हो या किसी भी तरह का कोई अनवांटेड वहाँ पर जो पैथोजन है जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा जाता है, उसके प्रोटीन को कोएगुलेट करके उसको मारा जाता है और इसीलिए हम अल्कोहल, एसीटोन या स्पिरिट का उपयोग करते हैं. फिर है मिनरल एसिड, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यूरिन में भी एल्ब्यूमिन यदि प्रेजेंट है वो भी एक तरह का प्रोटीन है, can be determined by the concentrated nitric acid. In the test tube, when concentrated nitric acid is added
to urine, then in the form of white ring albumin precipitate. This is Heller's ring test for albumin. तो यूरिन का जो टेस्ट अगर हम हेलर्स रिंग टेस्ट करते हैं तो यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी है उसको हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हेवी मेटल कंपाउंड्स लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन्स। हेवी मेटल्स के जो क्लोराइड्स हैं या नाइट्रेट्स हैं वो भी प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न these metals or salt acts as a poison for a body because they precipitate the proteins which can cause death of human beings. तो ये ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्रोटीन को कोएगुलेट कर लेंगे, यदि वो व्यक्ति इनहेल कर ले या उसको खा ले तो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो कोएगुलेट करने शुरू हो जाते हैं और वो हमारी शरीर के लिए पॉइजन का काम करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डीजेनरेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल क्योरिंग ऑफ डिजीज़। Sample of blood or serum taken for the analysis of glucose, uric acid and smaller molecules of medicines is first treated with special acids. Due to this maximum proteins get precipitated और उसको हम centrifugal method से अलग कर लेते हैं। तो after this supernatant protein less liquid, मतलब जब हम किसी भी तरह के टेस्ट करते हैं तो उन प्रोटीन्स को सबसे पहले हमने कुछ स्पेशल एसिड्स के द्वारा क्या करा, कोएगुलेट करा। कोएगुलेट करने के बाद क्योंकि डीनेचरेशन हो गया, कोएगुलेट हो गया और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड से सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद जो सुपरनेटेंट लिक्विड है यानी जो ऊपर का लिक्विड है जिसमें कि प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है उसको फिर हम केमिकली एनालाइज करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डीनेचरेशन इज़ कॉल्ड एज रीनेचरेशन। मतलब यदि हम इस प्रोसेस को उल्टा समझें तो डीनेचरेशन का उल्टा है रीनेचरेशन। पर ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोटीन जो डीनेचर्ड हो वो रीनेचर्ड हो सकता है। जैसे कि अंडे का केस ही हम लेते हैं, अगर हम एक बार एग को बॉईल कर लेते हैं और वो प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा तो हम किसी भी कीमत पर किसी भी मेथड के द्वारा उसकी रीनेचरेशन जो है पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस ऑन हीटिंग बट व्हेन इट इज़ कूल डाउन स्लोली दैट इज़ ऑन एनीलिंग इट अंडरगोज रीनेचरेशन। लेकिन ये सभी तरह के प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक बार डीनेचर्ड होने पर उसका रीनेचरेशन हो सकता है। थैंक यू।